हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की। और इतिहास के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाला हैं वह टॉपिक है प्राचीन भारत का। इतिहास के अंदर प्राचीन भारत, आपको पता है हिस्ट्री को 3 भागों में हमने बांटा हुआ है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे प्राचीन भारत का करेंगे और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नाम कैसे पड़ा। शुरुआत यहीं से करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा इस सभ्यता का। तो देखिए, स्टार्टिंग में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था। आज भी इसे हड़प्पा सभ्यता प्लस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया था क्योंकि 1921 के अंदर जब इस सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था तो वह स्थल था हड़प्पा। 1921 में जब इस सभ्यता का स्थल खोजा गया था तो वह स्थल था हड़प्पा। और जब पहला स्थल हड़प्पा था, इसी के नाम की वजह से इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। लेकिन बाद में जब अन्य स्थल भी खोजे गए हड़प्पा के बाद, जैसे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, सोतकांगेडोर है, अन्य बहुत सारे स्थल खोजे गए जब इस सभ्यता के, तो पाया गया कि मैक्सिमम स्थल सिंधु नदी के किनारों पर थे, सिंधु नदी के आसपास थे। इसी कारण इसका नाम बाद में हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु घाटी सभ्यता से जाना गया या यह कर दिया गया, क्योंकि मैक्सिमम स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। तब इसका नाम क्या जाना गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और पहले इसका नाम क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता। यानी वर्तमान में इसे हम क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। और वैसे भारतीयों की मांग है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि जितने स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं उतने ही लगभग स्थल सरस्वती, प्राचीन सरस्वती, आधुनिक घग्गर नदी के किनारे भी मिले हैं। तो क्यों ना इसका नाम बदल के सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता कर दिया जाए। तो यह तो एक अलग बात है। तो चलिए, हमारे जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको नाम पता लग गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम जो है वह क्यों दिया गया। और पहले हड़प्पा सभ्यता, इसी को हम बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारा टॉपिक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस सभ्यता के बारे में हमें कुछ बातें, इसके बारे में कुछ नॉलेज हमें होना चाहिए। हमें नाम का पता लग गया कि सिंधु घाटी नाम कैसे पड़ा। अब देखिए, ये जो सभ्यता है आधे ऐतिहासिक काल की है, आधे ऐतिहासिक काल की है और आधे ऐतिहासिक काल की यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता कैसी है, तो 4 विकल्प दिए होते हैं, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, पाषाण युगीन, ये अलग अलग ऐसे कुछ लिखा होता है। तो आपको याद रखना चाहिए आद्य ऐतिहासिक कालीन यह कांस्य युगीन सभ्यता है। और इस सभ्यता के बारे में बात की जाए, हम बेसिक बातें कर रहे हैं बिल्कुल। तो इस सभ्यता के बारे में बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, तो ये इधर वाला जितना भारत का एरिया है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता होने का इसे गौरव प्राप्त है, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी आपको भी पता है सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा इस एरिया में और कोई सभ्यता नहीं हुई। तो ये अपने आप में एक प्रथम सभ्यता है जिसे पूरे भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीय, नगर देखो पूछा जाता है वैदिक काल कैसा था, ग्रामीण था,
और सिंधु घाटी सभ्यता का काल कैसा था? नगरीय, नगर का था। तो प्रथम नगरीय सभ्यता होने का गौरव सिंधु घाटी सभ्यता को प्राप्त है। यह तो बिल्कुल बेसिक बात है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसके अवधि का बात करते हैं, इसकी अवधि यानी इसके कालखंड कालक्रम के बारे में बात करते हैं। तो एक पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसे C14 बोला जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति। इसके अनुसार इस सभ्यता की अवधि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ईपू जो होता है सन उल्टे चलते थे, जैसे आज 2021 है तो अब तो 2021 के बाद 22, 23, 24 यह ईस्वी है। ईसा पूर्व में उल्टा, 2021 के बाद 2020, फिर 19, फिर 18 उल्टा चलता था। तो यह जो टाइमिंग है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका कालक्रम जो माना गया है कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। आगे देखिए, अब हम जानते हैं भी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कितना था या कहाँ से कहाँ तक था। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ हम इस तरह से डिवाइड करें भी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो उत्तर के अंदर, नॉर्थ के अंदर यह मांडा नामक जगह तक थी। मांडा नामक जगह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये मांडा जो जगह है यह नदी पड़ती है चिनाब नदी, चिनाब नदी इस नदी के किनारे है। मांडा नामक जो स्थल है चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में जगह है देमाबाद, देमाबाद। और देमाबाद जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह है नदी परवरा नदी के किनारे। देमाबाद परवरा नदी के किनारे और मांडा है चिनाब नदी के किनारे। ईस्ट में यह पड़ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ यानी यूपी, यूपी के अंदर है। और यह जो पड़ता है मेरठ के अंदर, और आलमगीरपुर मेरठ, और मेरठ के अंदर यह पड़ता है आपके नदी है हिंडन नदी, हिंडन नदी। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे तक पड़ता है। और वेस्ट के अंदर यह है सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान जो है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। और नदी है दाश्क नदी, दाश्क नदी। तो आपको इसका विस्तार मालूम होना चाहिए। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के किनारे है, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दायमाबाद या देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है परवरा नदी के किनारे। ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे। और वेस्ट के अंदर सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी। और यह है चिनाब नदी। यहां तक इसका विस्तार है। तो आपको यह मालूम हो गया होगा। अब आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जब भी पूछा जाता है तो मुख्य विशेषता है नगर नियोजन, नगर नियोजन। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता है नगर नियोजन। अब आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक स्थल है मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थल है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है एक स्नानागार। देखो यहाँ अन्नागार और स्नानागार, अन्न रखने के लिए अनागार और स्नान सामूहिक स्नान, मतलब एक तरीके से बड़े बड़े, मतलब एक वैदिक जो कहते हैं धार्मिक स्नान, जिसे सामूहिक, जैसे वर्तमान में कुंभ का मेला है उस तरह से
तो इस तरह से एक बड़ा स्नानागार मिला है, यानी मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार मिला है। ये एक तरीके का उस वक्त का एक वृहद स्मारक है। और इस स्नानागार के अंदर, ये जैसे ये स्नानागार है काफ़ी बड़ा है, और इसके अंदर एक भी स्नान हेतु एक कुंड बना हुआ है। ये भी काफ़ी बड़ा जलाशय माना जाता है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई जो है 11.88 मीटर है। इतना लंबा है जो अंदर की जो कुंड बना हुआ है, स्नानागार भी स्नान करने हेतु जो बड़ा कुंड बना हुआ है, एक तरीके से 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर ये चौड़ा है। और जो ऊंचाई या गहराई है वह है 2.43 मीटर। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई जो है 11.88 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 7.01 मीटर है, और ऊंचाई या हम इसे गहराई बोल सकते हैं, गहराई यह है 2.43 मीटर, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो एक तो नगर नियोजन के अंदर ये था। दूसरा, नगर नियोजन के अंदर दूसरी बातें थी सड़कों को लेकर। सड़कों को लेकर जो यहाँ मकान बने हुए थे, मकान जितने भी बने हुए थे, तो उनके जो मुख्य दरवाजे थे वो इस मुख्य सड़क थी, ये मुख्य राजमार्ग। तो इन मकानों के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वह मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलती थी। तो नगर नियोजन के अंतर्गत एक विशेषता यह है कि इनके जो गेट है, जो खिड़कियां हैं, मुख्य सड़क की ओर नहीं थी, दूसरी ओर थी। लेकिन इस सब का एक अपवाद भी मिला है, लोथल। लोथल यह स्थल गुजरात के अंदर है, जो कि हड़प्पा स्थल है। इसमें विपरीत था, ये अपवाद है भी। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है उनमें जो है दरवाजे किस ओर थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं थे, दूसरी साइड थे खिड़कियां और दरवाजे। लेकिन लोथल के अंदर जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां हैं वह मुख्य सड़क की ओर है, यानी लोथल अपवाद है। लोथल के अंदर जो घर है उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर है और बाकी जगह विपरीत ओर है। तो ये लोथल को याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखिए, नगर नियोजन के अंदर ईंटों का भी यूज किया गया था। तो जैसे यह एक ईंट है उस वक्त की, ये सिंधु घाटी सभ्यता की ये ईंट मान के चलें। तो ये जो ईंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंट है, इसका जो लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का यह अनुपात है वह था 4:2:1। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात कितना था? 4:2:1। अब यहाँ देखिए ये जो अनुपात था 4:2:1, यहाँ भी ये ठीक है 4:2:1 है। ये किस तरह से था भी? ये 1 है, ये 2 है और ये 4, ये अनुपात के अंदर है। रियल में वैल्यू क्या थी? 7 सेमी गुणा 14 सेमी गुणा 28 सेमी, ये सेमी के अंदर थी। इसका मतलब ये हुआ भी ईंट है वो 28 सेमी तो लंबी थी, ईंट है वह 28 सेमी तो लंबी थी, 14 सेमी वह चौड़ी थी, और ये जो मोटाई थी ईंट की वह 7 सेमी थी। लंबाई कितनी? 28 सेमी, चौड़ाई कितनी? 14 सेमी और ऊंचाई कितनी? 7 सेमी। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो यह हो गया नगर नियोजन। देखिए आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का अब जानते हैं समाज कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है वह कैसा था। तो देखिए, समाज में सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधान कौन होता था। तो प्रधान का मतलब है कि भी किस तरह का समाज था। तो माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, और समाज टोटल 4 वर्गों में बंटा हुआ था। 4 वर्गों में समाज बंटा हुआ था।
ये कौन कौन से वर्ग थे? देखिए, कुछ लोग तो भी अच्छे ज्ञान वाले थे, उन्हें हम विद्वान वर्ग में डालेंगे। कुछ विद्वान थे। अब समाज है तो जाहिर सी बात है सैनिक प्रवृत्ति होगी, तो कुछ यहाँ योद्धा थे। दूसरी कैटेगरी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने देखा होगा कि यहाँ का बिजनेस अन्य जगह से भी जुड़ा हुआ था, व्यापार था, तो कुछ लोग व्यापारी थे। और इसके अलावा भी हम 4 कैटेगरी बना रहे हैं। पहली कैटेगरी में हम मान रहे हैं कि कुछ लोग क्या थे? विद्वान थे, कुछ लोग योद्धा हो गए, कुछ व्यापारी के अंदर डाल देते हैं। और चौथी कैटेगरी हम बना सकते हैं कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखे हैं कि बहुत सारे मृद भांड, मटके वगैरह या कुछ मूर्तियां वगैरह मिली है, तो उन्हें कौन बनाएगा? शिल्पकार, शिल्पकार। तो चौथी कैटेगरी शिल्पकारों की थी। मतलब यहाँ समाज है वह 4 भागों में बंटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, 4 वैरायटी के या 4 अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ थे। अब देखिए भी समाज है, समाज में लोग हैं, तो किस तरह से मनोरंजन किया करते थे, अपनी दिनचर्या उनकी कैसे थी, भी समय का उपयोग, मनोरंजन जब इनका मन करता था तो वह कैसे किया करते थे। तो आपको मालूम होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य खेल है पासा मिला है, पासा। तो पासे से माना जा सकता है कि ये जुआ खेलते थे। तो जुआ खेलना इनका मनोरंजन का साधन रहा होगा। इसके अलावा शिकार करना, ये तत्कालीन समय में ये शिकार करते होंगे लोग, तो शिकार भी एक मनोरंजन का साधन भी होगा, हो सकता है आवश्यकता भी हो। तो जुआ खेलना, शिकार। इसके अलावा मनुष्य प्रजाति हमेशा ही नृत्य और संगीत से जुड़ी हुई है, तो नृत्य और संगीत भी उस वक्त भी रहा होगा। तो यह मनोरंजन की बातें होगी। क्या उस वक्त समाज में कुछ बुराइयां थी, कुछ प्रथाएं, कुछ कल्चर, रीति रिवाज थे? तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो उस वक्त कुछ प्रथाएं थी। वो कौन सी प्रथाएं थी? सबसे पहले भी मनुष्य की मृत्यु के बाद शव को लेकर, तो माना जाता है कि शव को हो सकता है कि दफनाया जाता हो या हो सकता है जलाया जाता हो, कोई फाइनल नहीं है। तो शव को दफनाया या जलाया जाता होगा उस वक्त। इसके अलावा स्त्रियों की कुछ कुरीतियां भी उस वक्त की है, जैसे पर्दा प्रथा भी उस तत्कालीन समय में भी पर्दा प्रथा रही होगी। और इसके अलावा वेश्यावृत्ति, यह भी उस समाज में निहित थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था, ध्यान रखना। 4 वर्गों में हमने समाज को बांटा है। विद्वान थे उस वक्त, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और शिल्पकार भी थे। मनोरंजन के लिए ये लोग जुआ खेलते थे, शिकार करते थे, नृत्य संगीत भी था उस वक्त। प्रथाएं सबको लेकर हो सकता है कि जलाने या दफनाने से रिलेटेड कुछ रहा होगा, तो दोनों ही प्रथाएं मान के चलेंगे। इसके अलावा पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी उस वक्त मानी गई है। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, हम ये देखेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोग थे वह प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो धार्मिक जो लोग थे वे कैसे, धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग थे वे कैसे थे? प्रकृति पूजक थे। इसके अलावा मातृशक्ति, मातृशक्ति में विश्वास था इन लोगों का। और हमें कई जगह मिला है कि मातृदेवी व पशुपति शिव, पशुपति शिव की आराधना ये लोग करते थे। मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, मातृदेवी और पशुपति शिव की ये लोग पूजा करते हैं, क्योंकि उस वक्त का भी हमें एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और प्रकृति की पूजक ये लोग थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इस वक्त भी समाज में कुछ धार्मिक
कुरीतियाँ थी, जैसे जो आज के टाइम पर है कुछ अंधविश्वास, जैसे जादू, टोने टोटके, यानी धार्मिक अंधविश्वास इस वक्त भी लोगों में प्रचलित था। ठीक है जी। इसके अलावा भी हम ये जाने कि उस वक्त का धर्म से रिलेटेड हमें क्या मिला है। तो आज जैसे आज से पहले भी जब यज्ञ हुआ करते थे, तो यज्ञ करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है अग्निकुंड की, अग्निकुंड, तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, और यह मिला है कालीबंगा स्थल जो है, सिंधु घाटी का एक स्थल है कालीबंगा, यहाँ से हमें अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा जो है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा हमें स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। तो स्वास्तिका जो चिन्ह है यह भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। तो स्वास्तिका चिन्ह भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। उस वक्त एक श्रृंगी बेल, एक सींग वाला बेल पवित्र माना गया था। पशुओं के अंदर एक श्रृंगी बेल पवित्र माना गया था। और पक्षियों में बात करें तो फाख्ता एक पक्षी है, इसे पवित्र माना गया था। यानी धार्मिक दृष्टि से देखें तो पशुओं में एक श्रृंगी एक सींग वाला बेल, कहीं कहीं कुब्बड़ बेल भी लिखा हुआ है, तो एक सींग वाला बेल को पवित्र माना गया है। पक्षियों में फाख्ता पक्षी है, इसे पवित्र माना गया है। और ये लोग कैसे थे? प्रकृति के पूजक थे, मातृशक्ति में इनका विश्वास था, मातृदेवी पशुपति शिव की ये पूजा करते थे। उस वक्त का शिवलिंग भी हमें प्राप्त हुआ है। और जादू टोने टोटके ये अंधविश्वास भी उस वक्त के लोगों के अंदर थे, ये धार्मिक कल्चर बता रहे हैं। उस वक्त का अग्निकुंड हमें मिला है वह कालीबंगा से मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें हड़प्पा सभ्यता की देन है। और एक श्रृंगी बेल और फाख्ता पक्षी यह भी पूजनीय माने गए हैं। तो यह था धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। हमने समाज की बात की, हमने धर्म की बात की, अब देखते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का जो आधार था कृषि था। कृषि के बाद आता है नंबर पशुपालन का, यानी मेन जो आधार था खेती था। कृषि करना, खेती करना ही आर्थिक आधार था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। खेती के अंदर ये लोग गेहूं से परिचित थे, जौ से परिचित थे, मटर से भी ये लोग परिचित थे। इसके लिए अलावा कपास से भी ये लोग परिचित थे। कपास के साक्ष्य हमें मिले हैं, और कपास को उस वक्त सिंडोन कहा जाता था। सिंडोन, ये जो शब्द दिया गया है यह कपास के लिए दिया गया है। तो यह चीज़ें तो खेती से रिलेटेड होगी। अर्थव्यवस्था के मामले में अगर बात करें तो माप तोल का मानकीकरण उस वक्त स्थापित हो चुका था। माप तोल एक तरीके से चल पड़े थे। माप के लिए जो प्रणाली निर्धारित की गई थी, तो माना जाता है दशमलव प्रणाली जो है वह माप के लिए निर्धारित की गई थी। और तोल के लिए शायद जो बाट थे वह 16 के गुणज में थे। जो बट्टे थे, बाट थे तोल के लिए, वह 16 के गुणज में थे और 16 की इकाई में मान सकते हैं। और जो माप है उसके लिए दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। और यहाँ इस वक्त जो व्यापार होता था उसका जो तरीका था वह था वस्तु विनिमय। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बिजनेस किस तरह से होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। भी कुछ वस्तुएं आपसे लेंगे तो उसके बदले कुछ वस्तुएं दे दी जाएगी। और माप के संदर्भ में देखें तो फुट और क्यूबिक, ये दो इकाइयां प्रचलित थी उस वक्त। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि फुट और क्यूबिक से ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। अब देखिए आगे,
सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था के अंदर ही है, आर्थिक मामले के अंदर ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी उस वक्त एक सभ्यता और थी, मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया। ये हमें आर्थिक में ही चल रहा है अभी तक। मेसोपोटामिया से हमारा एक व्यापारिक संबंध था, तो वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया से साक्ष्य मिले हैं, उस वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, और ये शब्द है मेलुहा। मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के लिए किया गया है, मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंदर, यानी वहाँ से जो साक्ष्य मिले उनके अंदर ऐसा लिखा गया है। इसके अलावा इंटरनल आंतरिक और विदेशी व्यापार भी हो रहा था। अंदर आंतरिक व्यापार जैसे सोना है, ये कर्नाटक से आयात किया जाता था। तांबा है, खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र राजस्थान से, यानी इसका आयात होता था। इसके अलावा सीसा है, वह भी राजस्थान से। इसके अलावा गोमेद सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, वहाँ से मिलता था। मतलब आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार दोनों थे। आंतरिक व्यापार से संबंधित ये बातें थी, बाहर जैसे मेसोपोटामिया से भी इनका बिजनेस था। इसके अलावा सेल खड़ी की हमें कुछ भी मुद्रा टाइप में कुछ चीज़ें मिली है, और जिनके ऊपर कुछ लेख लिखा गया है। सेल खड़ी पर कुछ लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है सेल खड़ी पर, ये क्या लिखा गया है, ये लेख क्या है, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, ये आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और इस लिपि को बुस्ट्रोफेडन या बुस्ट्रोफेदम, अलग अलग लाइनें लिखी हुई है, बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बुस्ट्रोफेडन कहते हैं इस लिपि को, बुस्ट्रोफेडन या बुस्ट्रोफेदम, जो कि सेल खड़ी की मोहरें जो प्राप्त हुई है उनके ऊपर लेख लिखा गया है। उस लेख को यानी कहते हैं ये लिपि भाव चित्रात्मक है, कुछ चित्र बने हुए हैं जो अपने कुछ भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके एंड हो जाता है। तो बुस्ट्रोफेडन इसको, या बुस्ट्रोफेदम, इसको बुस्ट्रोफेडन लिख दो आप, फेडन बोला गया है। तो जो भी नाम हो इस तरह से नाम दिया जाता है इस लिपि का। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय किया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक बातें की, भी उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कब जो कालक्रम था, टाइमिंग वह क्या थी, और वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ आर्थिक जीवन कैसा है, वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा है। डिटेल से हमने ये बातें की जो जो इम्पोर्टेंट थी उसके बारे में, और वहाँ का नगर नियोजन कैसा था उसके बारे में भी चर्चा की। तो यह जो वीडियो थी सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम अलग अलग स्थलों की बात करेंगे, जहाँ पर भी कहाँ क्या चीज़ें, कौन सा मतलब स्थल है, किसने खोजा, कब खोजा, कौन सी नदी के किनारे है, उस बारे में सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप SK गुरुकुलम डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।